तो देखिए, ये अपनी क्लास पहली है जनरल साइंस के लिए, ठीक है। और आज का अपना टॉपिक क्या है, पोषक तत्व एवं रोग, इनके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आया हूँ तो ये देख लो, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, कोई गाइड वगैरह से नहीं है, सारे ही सारे राजस्थान की जो आरपीएससी के द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी पेपर्स लिए जाते हैं उनसे कलेक्ट किए हैं मैंने सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस क्वेश्चन। अब ये किस किस के लिए यूजफुल है तो ये भी देख लो। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, थंबनेल के ऊपर ही ऊपर लिखा है मैंने, यहाँ से देखो, पटवार के लिए, वीडियो के लिए, 4th ग्रेड के लिए, रीट मेंस के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, आरपीएससी की जितने भी एग्जाम्स उसमें जो जनरल साइंस के पूछते हैं ना उनके लिए, सीईटी के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के जो सीरीज है इसके अंदर मैंने सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन उठा के लेके आए, तो ये काफ़ी है, एक क्लास काफ़ी है। आप इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्लास किसी भी सर की इनफ होगी आपके लिए, जिसमें पोषक तत्वों और रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस प्रकार से पूछे गए सभी लेके आया हूँ, ठीक है। अब चलिए करते हैं एक एक की बात। अपने पास देखो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश से देख लो, हिंदी वाले हिंदी से, मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखो हिंदी से बात कर लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर देख भी समझ रहे होंगे, देखो ई तक है इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छा जी, चलिए बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के उदाहरणों से सम्मिलित है कि संक्रामक इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रामक रोगों से संबंधित है। अब इस सीरीज की एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन ही लेके आया, इन क्वेश्चन के साथ इनका सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ, ठीक है। अब जैसे नीचे देख पाओगे, अगर देखो जस्ट अगला क्वेश्चन संक्रामक रोग है, इससे संबंधित अपने पास ये टॉपिक आ गया, ठीक है। अब समझ लो संक्रामक रोग। अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे, संक्रामक रोग वे रोग, ठीक है, वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसे हैजा है, पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, सर्दी जुकाम है। तो ये एग्जाम्पल है ना, ये संक्रामक रोग के कौन कौन सी हैं, देखो हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, सर्दी जुकाम। जबकि असंक्रामक रोग जो एक दूसरे के संपर्क में ना आने से फैलते हैं, ये कौन कौन से हैं, इनमें क्वेश्चन है। देखो एक तो कैंसर, ये काफ़ी बार पूछा जाएगा आपसे, और ये जोड़ों का दर्द है, गठिया बोलते हैं, गाठिया बोलते हैं ना, ये जोड़ों का दर्द है। तो ये दो है असंक्रामक, ये मतलब ये कोशिकाओं में जो अनियंत्रित कोशिकाओं का जो विखंडन होता है ना, उससे होते हैं ये कैंसर और जोड़ों का दर्द। जबकि संक्रामक एक दूसरे से फैलते हैं, जो वायु जल से, देखो इसमें लिखे रखा भी होगा, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो देखो, वायु जल भोजन कीटों से संपर्क में आने से फैलते हैं। तो इससे असंक्रामक रोग है, संक्रामक रोग। तो संक्रामक में हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग देख लिया। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो अभी हमने पढ़ा था असंक्रामक रोग में कैंसर है, ये क्या है, असंक्रामक है, ठीक है। हैजा है, संक्रामक है। गठिया है, ये असंक्रामक है। और स्वाइन फ्लू ये संक्रामक है, ठीक है, ये संक्रामक है। तो अपने पास संक्रामक में कौन कौन सी हैं, ए और डी। तो ए और डी कोई सा क्यों ऑप्शन है कि देखो, वो बी और डी। ए और सी तो क्या है, असंक्रामक है, ए और सी तो असंक्रामक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, संक्रामक। तो संक्रामक में बी और डी की बात करें तो केवल बी और डी में देखो आंसर सी, ऑप्शन सी है। तो सी दे रखा, ठीक है। तो ऐसे ये पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आपको क्या है, सॉल्यूशन के हाथदार, पहले सॉल्यूशन देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, कौन से इनमें जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु मतलब जो जीवाणु से उत्पन्न होता है, कोई वायरस से होता है, कोई प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, इसी प्रकार। अब इसमें कौन से जीवाणु जनित है, तो इससे जीवाणु और विषाणु इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला देखो ये रहा अपने पास, जीवाणु और विषाणु से संबंधित। ये रहा देखो, क्षय रोग जीवाणु जनित है, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये वायरस हैं। इनके क्या टीका लगता है, ठीक है, अगर पढ़ा हो तो आपने,
समझ लो, टीकाकरण होता है बिल्कुल वायरस का, ठीक है। जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस था उसका टीका लगा था, तो टीका लगता है वायरस वालों के लिए। हैजा जीवाणु है, टाइफाइड जीवाणु, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है टाइफाइड और हैजा का। तो टाइफाइड और हैजा क्या है, टाइफाइड और हैजा एक जीवाणु है। तो जीवाणु में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, ठीक है। और मलेरिया प्रोटोजोआ, ये भी याद रख लेना, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ है। तो याद रख लेना कौन से, क्षय रोग, हैजा और टाइफाइड, ये क्या है, जीवाणु जनित है। तो इसमें अपने पास ऑप्शन देखो, टाइफाइड देखो इसमें ऑप्शन रहा टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है, जीवाणु जनित है। जबकि कोरोना की वैक्सीन लगी थी, तो ये कोरोना वायरस, पूरा नाम अगर देखो तो ये वायरस है, ठीक है। ये विषाणु बोलते हैं इसे, ये विषाणु है। हेपेटाइटिस बी, ये भी क्या है, विषाणु है, वायरस है। देख लो हेपेटाइटिस में लिख रखा है, ये नीचे हेपेटाइटिस है, देखो तो ये भी वायरस ही है, ओके। और ये एक्वायर्ड इम्यूनो इम्फिशियंसी सिंड्रोम, ये भी है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, जीवाणु जनित टाइफाइड। तो याद रखना कौन कौन से, टाइफाइड, एक हैजा भी है और क्षय रोग है, ये क्या है, ये जीवाणु जनित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो, हिंदी वाले हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया, पॉज करके देख लेना, मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को। अपने पास क्वेश्चन है ये, अच्छा जी। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है कि विटामिन के, विटामिन ई, ए और डी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विटामिन ए क्या है, विटामिन डी किसके लिए है, विटामिन ई ये क्या कार्य करता है, विटामिन के क्या काम करता है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए के की बात कर लेते हैं। इनमें देखो अपने पास सब कुछ है। अब देखो विटामिन ए की बात करी, विटामिन ए रतौंधी के द्वारा होता है, इनकी कमी से रतौंधी रोग होता है। पूछ लेता है, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से नपुंसकता प्रजनन क्षमता में कमी आती है, और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो इससे अतिरक्त स्त्राव होता है, ओके। ये कैल्शियम देखो, अगर क्वेश्चन देख पाओ तो नीचे भी देख लेते हैं, अगर पढ़ पा रहे समझ पा रहे हैं तो। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस दांतों या हड्डियों की कमजोरी के लिए, आयरन खून में हीमोग्लोबिन की कमी लाता है, स्थिरता लाता है, ठीक है। और आयोडीन से गहंगा रोग होता है, गलगंड रोग होता है। तो ये अपने क्वेश्चंस की बात करें, देखो विटामिन के से रक्त का थक्का अत्यधिक स्त्राव होता है, तो रक्त ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के, तो अपने पास अगर मिलान करें तो विटामिन के लिए क्या है, 1 मिनट, हाँ मिलान कर लेते हैं। तो विटामिन के लिए क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए और विटामिन डी। अगर विटामिन डी के बारे में अगर आपने देखो, विटामिन ई की बात कर लेते हैं। देखो विटामिन ई अगर अपने पास देखा है कि नपुंसकता प्रजनन क्षमता में कमी लाता है, ठीक है। तो ये देखो विटामिन ई से क्या होता है, ये सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है, लड़ता है ये, अगर आपने पढ़ा हो तो देखो अतिरक्त कहाँ है, प्रजनन क्षमता में कमी लाता है, ठीक है। तो विटामिन ई का काम है, और बता देता हूँ आपको, विटामिन ई करता है आँखों के लिए रेटिना और सामान्य प्रतिरक्षी कार्य प्रणाली है। विटामिन डी कैल्शियम की कमी लाता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है। विटामिन सूर्य से विटामिन डी लेते हैं ना, कैल्शियम का होता है। और विटामिन ए आता है प्रतिऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो देखो 1 में क्या है, 4 है, तो ए में 4 इसमें नहीं है, ए में तो ये कट गया, और बाकी में है 2 में क्या है, फर्स्ट है। तो 2 में देखो फर्स्ट किस किस में है, 2 में फर्स्ट इसमें नहीं है, ये भी कट गया, और इसमें भी नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा, ये ए है। तो ए में 4 है, 2 में क्या है, 1 है, सी में क्या है, 3 है, और डी में क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया था, ये शायद सीटी में आया था ये, ओके। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये याद रख लेना, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बी से बेरीबेरी होता है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स होता है, ई से नपुंसकता इसके लिए, तो विटामिन के में क्लॉटिंग के लिए काम आता है, कई बार पूछता है विटामिन के का, तो ओके। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को पहचानते हैं। विटामिन डी के अभी जस्ट हमने पढ़ा था, हमने सारणी में अपने, देखो विटामिन डी में रिकेट्स होते हैं, हड्डियों को कमज़ोर करता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से, इसका भी शायद अगला दे रखा होगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग, रिकेट्स, कर्क रोग, रतौंधी,
रक्तलापता एनीमिया बोलते हैं इसे। और अनुत्तरित पर्सन तो आप क्या लगाओगे, तो देखो इसमें रिकेट्स होगा आंसर। विटामिन डी की कमी से, अगर देख पा रहे हो तो देखो विटामिन डी की कमी से, यहाँ विटामिन डी की कमी से देखो ये रिकेट्स रहा, ठीक है। तो ये सारणी पढ़ लेना, ये कंप्लीट है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है अपना रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है बेरी। ये सारणी में देख लेना, पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कुपोषण से संबंधित नहीं है। कुपोषण होता है किसी पोषक तत्वों में कमी होना, ठीक है। कुपोषण देखो विटामिन पूरे पोषक तत्व हैं, तो ये तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये तो कुपोषण का है। एनीमिया, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया ये रक्तलापता एनीमिया ये लोहे की कमी से होता है, लोहे की कमी से। तो ये पोषक तत्व है, लोहा भी लोहे की कमी से होता है। तो कौन कुपोषण का शिकार नहीं होता, तो ये कुपोषण का होता है विटामिन सी। कैंसर, वो ऑप्शन सी है जो विटामिन सी का नाम है, ऑप्शन सी है कैंसर। तो कैंसर कुपोषण से संबंधित नहीं है, बाकी सभी पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, डी विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स एनीमिया लोहे की कमी से होता है। तो कैंसर किसी की कमी से नहीं होता है, ये कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन से होता है, ठीक है। अगर पढ़ पा रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कैंसर के बारे में। देखो ये रहा कैंसर से, देखो कोशिका विभाजन अनियंत्रित होता है। इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभी बनता है बहुत अच्छा, उच्च अवस्था में गांठ में असहनीय दर्द होता है, काफ़ी बार पूछ चुका है इसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो कोशिका विभाजन तीव्र होता है या अनियंत्रित होता है तब कैंसर होता है, घातक रोग है। जिस क्षेत्र में अनियंत्रित वहाँ एक गांठ का निर्माण करता है। शुरू में गांठ ज़्यादा जोर नहीं देती, लेकिन बाद में क्या होता है, असहनीय दर्द होता है। यह जीभ, कंठ, अस्थि, रक्त, फेफड़ी, गर्भाशय आदि में हो सकता है। तो ये कैंसर का है। तो कैंसर क्या है, पोषक तत्वों की कमी से नहीं, ये कोशिका विभाजन का अनियंत्रित होना या तीव्र होने से होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। देखो मैं हिंदी भर रहा हूँ। उन रोगों को पहचाने जो एक व्यक्ति के शिथिल जीवन के कारण हो जाते हैं, मतलब आलस के कारण हो जाते हैं। एक व्यक्ति के शिथिल जीवन शैली के कारण हो जाते हैं। तो आलस्य के कारण क्या होते हैं, देखो विटामिन डी तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। मोटापा फिर भी पड़े पड़े हो जाते हैं, वाणियों को देखते हैं, ठीक है। वो एक तो बी ऑप्शन है। एक उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, लो पी भी पड़े पड़े हो जाता है। ये क्या विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी गहंगा रोग होता है। थैलीसीमिया क्या है, ये इसके बारे में पढ़ लो। थैलीसीमिया है आनुवांशिकी रक्त विकार के कारण। यह आनुवांशिक रक्त विकार है एक प्रकार से, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो रक्त विकार से संबंधित है, ब्लड के विकार से, ठीक है। तो ये थैलीमिया होता है। तो केवल बी और डी किस में है, तो केवल बी और डी अपने ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्योंकि जिसमें अगर ऑप्शन से भी जाओगे ना तो देखो ए और ई तो नहीं होना चाहिए, तो ए इसमें आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, और ई इसमें आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब आता है अपने पास या तो सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। लेकिन हमने देखा थैलीमिया सी है, तो थैलीमिया क्या आनुवांशिक रक्त विकार है। ये जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आनुवांशिक है, तो माता पिता की द्वारा आता, अपने अपने पड़े रहने से थोड़ी होगा ये। तो मोटापा और ये रक्तचाप ये जरूर होता है, एक शिथिल जीवन शैली के कारण हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पड़े पड़े रह जाना। अगला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन ने बहुतों को हिला दिया था, अच्छे टॉपरों को हिल गए थे ये क्वेश्चन देखकर। आरपीएस इतना मस्त क्वेश्चन डाला है, अगर जिसको पता होगा ना वो, देखो ए बी सी तो सबको पता है, लेकिन इसने क्या कर दिया इस बार, इसने बी के पार्ट खोल दिए। देखो B1 B3 है, B2 है। अब जिसको बी के बारे में अच्छे पता होगा ना, विटामिन बी के बारे में, वही कर पाएगा। तो हम करते हैं इसको समझ के, ठीक है। अच्छा जी, देखो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विटामिन हमने बी पढ़ा है, विटामिन बी, और विटामिन बी की कमी से हमने पढ़ा है बेरी, ये तो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन ने क्या चालाकी कर दी, इसने दे दिया B1, ये B1 दे दिया। अब B1 B2 B3 से कंफ्यूज हो गई, तो बच्चे तो आज पढ़ लेना अच्छे से। B1 हमने बी पढ़ा है ना, तो B1 से ही बेरी होता है, तो ठीक है। तो B1 से क्या होता है, बेरी होता है। B3 से होता है पेलाग्र, और B2 से क्या होता है,
फ्लेविनोसिस, ठीक है। तो ये याद रखना। बी जो हमने बी बेरी बेरी पढ़ा था, इसको 1 लगा देना तो बेरी बेरी 1 से होता है, और B3 से होता है पेलाग्रा। अब B3 का बता देता हूँ, B3, ठीक है। अब B3 होता है पेलाग्रा। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो 3 में ऐसे है, 3 ऐसे लिख रहा है, और लय भी ऐसे ही लगता है, 3 की तरह ही लिखा जाता है। तो जिसमें 3 है ना B3, तो लय भी ऐसे ही देखो 3 की तरह ही लिखा जाता है, तो पेलाग्र होता है। अब ऑप्शन देख लो इसमें कौन कौन से हैं। ऑप्शन की बात करते हैं के की। देखो ए में क्या हमने देखा 3 है, तो ए में 3 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। अब आता है बी, सी और डी में है। तो ए में 3 है, ठीक है। बी में हमने क्या देखा है 4, तो बी में 4 इसमें है, इसमें भी है, दोनों में ही है, सी और डी में है, ठीक है। अब सी में क्या देखा हमने सेकंड, तो सी में सेकंड इसमें ही है, केवल इसमें नहीं है, तो वो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। और डी में B2 क्या होता है 1 है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सर, अच्छों को ही लगाते हो, क्योंकि बी के बारे में नहीं पता था, बी के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। और विटामिन सी से स्कर्वी होता ही है, वैसे बी से बेरी बेरी होता है, डी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अपने रोग से संबंधित नहीं है, ये अपने बायोलॉजी में डीएनए से संबंधित है कि डीएनए तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण से कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें देखो फास्फोरस की भी होती है, कैल्शियम की भी होती है। तो अगर राइट ऑप्शन की बात करें ना तो फास्फोरस की होती है, ठीक है इसमें, ओके। लेकिन ये बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो इसको मत याद रख लेना, ओके। अगला क्वेश्चन की बात करें, अपने पास ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। और देखो ये सभी क्वेश्चंस और मैं जितने सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ ना, ये सभी एनसीईआरटी बेस हैं। जैसे अपने इसी क्वेश्चन के एनसीईआरटी से मैं दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे ठाके लेके आया हूँ, ठीक है। अगर आप देख पाओगे तो कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने देखो ये सेम टू सेम दे रखा है, यहाँ से उठाया है आरपीएससी ने कि कोई एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता, 15 से 18 बार। और अपने ऑप्शन में क्या है, वयस्क मनुष्य आराम की स्थिति में, देख लो। और इसमें भी विश्राम की अवस्था थी, सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया, 15 से 18 बार। ऑप्शन भी देखो सेम टू सेम ही दिया है, क्या 15 से 18, ठीक है। जबकि एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है 25 बार प्रति मिनट। जब व्यायाम की स्थिति करता है, जब एक्सरसाइज करता है, तो 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाता है, 15 से 18 को से 25 हो जाता है। लेकिन अगर आराम की स्थिति में ना तो 15 से 18। तो सभी जो तो सॉल्यूशन है ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। तो ये याद रखें ना, एनसीईआरटी से उठाया मैंने, एनसीईआरटी या फिर अपने पाठ्य पुस्तक मंडल उदयपुर वाला है ना, वहीं से उठाया। अब आता है डीपीटी का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन जिसको आता है, ये तो 1 लाइनर है, जिसमें पढ़ा होगा वो करेगा। तो डीपीटी का होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये रहा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ। सूची रक्त प्लाज्म, ये याद रख लेना, ठीक है। तो देखो प्लेट्स होते हैं ना, ये रक्त के थक्के के लिए होती हैं। श्वेत WBC इसे बोलते हैं, WBC होता है रोगाणुओं से लड़ने के लिए होता है। हीमोग्लोबिन ये क्या होता है, ऑक्सीजन से आबंधित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। और रक्त प्लाज्म कोशिकाओं से निलंबित होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन याद रख लेना। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, ए में क्या फर्स्ट चूज किया, तो ए में फर्स्ट किस में है, बी में नहीं है और डी में नहीं है। ए में फर्स्ट है, बी में सेकंड है, तो बी में सेकंड इसी में है, तो केवल ए ऑप्शन है। सी में हमने 4 किया, तो WBC याद रख लेना। ये होता है RBC, हीमोग्लोबिन RBC होता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रभावित करता है, ठीक है ना, और रक्त के साथ है। और WBC क्या करता है, लड़ाई करने के काम आता है, रोगाणुओं से लड़ने के काम आता है, ठीक है। तो याद रख लेना। और प्लेट्स होते हैं रक्त का थक्का निर्माण के लिए होता है। रक्त के थक्के निर्माण के लिए विटामिन के हमने भी पढ़ा था, जस्ट विटामिन के होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लो। ये सारे क्वेश्चन है प्रीवियस के ही, क्योंकि ऑप्शन वाइज भी देख लो अगर आप ई तक देख रहे होंगे। तो तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन तथा अबूर्द ट्यूमर
जिसके निर्माण में असहनीय दर्द होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था असहनीय दर्द किस में होता है, कैंसर में होता है। अगर देख पा रहे होंगे तो देखो दोबारा, देखो ये असहनीय दर्द होता है, अभी पढ़ाया था मैंने कैंसर के बारे में, ठीक है। तो असहनीय दर्द, अब वो ट्यूमर के, हमें ट्यूमर के बारे में पढ़ा होगा, ट्यूमर हो गया उसे कैंसर हो गया, तो यही होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये एनसीईआरटी ने पूरे ऐसे कैसे उठा दिया, पेशेंट पूरे एनसीईआरटी से उठाया। देखो ये क्वेश्चन, ये शायद एनसीईआरटी का नहीं, ये पाठ्यपुस्तक मंडल उदयपुर से उठाया क्वेश्चन। ये शायद 8वीं का है, 8th क्लास का, ये 8th क्लास के साइंस से उठाया इस क्वेश्चन को। क्या है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के उत्पाद के रूप में है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक में इसका आंसर होगा कवक और जीवाणु। कहाँ से उठाया ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये रहा, और देखो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, ठीक है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। और अगला ही लाइन है, अगर पढ़ पा रहे होंगे आप, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया ऐसे कैसे। तो ये पूरी ये लाइन है ना, 4 लाइन से 2 क्वेश्चन उठा के दे दिया इसने आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी मतलब जो विक्रम चयन बोर्ड परीक्षा लेता है राजस्थान की, वहाँ से उठाया है इसने। तो 2 क्वेश्चन है, आजकल जीवाणु और कवक से, अपने पास जीवाणु और कवक का ऑप्शन था, कवक और जीवाणु से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक है। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी आएगा अपने पास। अगला क्वेश्चन देख लेना, थोड़ी देर बाद में आएगा। देखो दूध का मूल्य है, इसमें उपस्थित किसकी मात्रा पर आधारित होता है, तो ये सभी को पता है, फैट से। फैट की जांच की जाती है। अगर डेयरी में जाओगे तो फैट की तुलना की जाती है कि इसका जो होता है ना, फैट कितने है। हम अगर पढ़ाओ, अगर गांव में अगर दूध बेचने जाते हो तो ये पूछते हैं कि फैट कितने हैं भाई आपके। तो किसी के 9 आता है अच्छी भैंस के लिए, है ना, जो अच्छा दूध है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, 9 आता है। किसी का 5 आता है, किसी का 6 आता है। अच्छी क्वालिटी वालों के लिए 9 आता है। तो फैट पूछते हैं, तो क्या होता है, वसा, फैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्न कौन रोग जीवाणु से नहीं है, तो ये अभी हमने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमने क्या क्या, देखो मलेरिया तो क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। और तपेदिक ट्यूमर होता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं इसे, ठीक है। पोलियो और खसरा और टाइफाइड, तो अभी हमने पढ़ा जीवाणु से रहित है। तो जीवाणु तो क्या होता है, टाइफाइड जीवाणु है, ठीक है। और पोलियो वायरस है, तो बी, एक तो बी ऑप्शन में आएगा, ठीक है। एक खसरा आएगा, ओके, और एक आएगा तपेदिक। तो ABC किस में है, तो ABC इसी में है, देख लो। अगर आप नहीं समझ रहे तो दोबारा देख लो। अपने पास देखो खसरा है, वायरस है, हमने देखा पोलियो वायरस है, हमने देखा, और देखो पोलियो खसरा हमने देखा, वायरस है। और तपेदिक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तपेदिक, ये याद रख लेना, ये भी वायरस ही है, ओके। हाँ देखो मलेरिया प्रोटोजोआ है, देखो नीचे नीचे देख रहे हो, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ है। और एक ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, टाइफाइड। टाइफाइड हमने पता है जीवाणु, टाइफाइड तो जीवाणु है, हमें पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये होता है, तो ABC ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। तो मलेरिया ये भी याद रखना, प्रोटोजोआ है। और ये हैजा और ये टाइफाइड, ये दोनों ही क्या है, जीवाणु है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, जीवाणु नहीं है। तो जीवाणु कौन नहीं है, तो जीवाणु अपने पास क्या है, तपेदिक, पोलियो, खसरा, जो वायरस है वो जीवाणु नहीं है, ठीक है। सिंपल, इसमें क्या दिमाग लगाना। अगला क्वेश्चन देख लो, ये आ गया। अभी जस्ट बोला था मैंने अभी कि देखो RP वो जो CT ने ना, राजस्थान चयन बोर्ड, इसने क्वेश्चन बताया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये ऐसे कैसे उठाया है, कहाँ से, देखो इसने 3 हो जाएगी लाइन पूरी। और ये क्या अभी हमने पढ़ा है, प्रतिजैविक है, जस्ट अभी पढ़ा है हमने। देखो ये रहा, अगर देख पा रहे होंगे तो आप, देखो ये रहा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये रहा। और ये क्या है, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये तीनों प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। कहाँ गया, हाँ, तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। तो ऐसे कैसे उठाया, ये पूरी लाइन उठा के। तो ये NCERT है, सारी NCERT से उठाया इसने। और पाठ्य पुस्तक, ये तो शायद ये क्वेश्चन 8वीं क्लास का, ये वो
पाठ्यपुस्तक मंडल उदयपुर के द्वारा जो साइंस की किताब होती है ना 8th क्लास की, वो उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, दूध में कमी होती है, ये शायद यार हाँ, दूध में कमी किसकी होती है, ये शायद सीटी में क्वेश्चन आया था। इसमें लौह की कमी होता है, आयरन की कमी लिख देना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन अगर किसी को याद होगा, जस्ट अभी मैंने बताया था, अगर किसी को सिंपल भी याद होगा ना, तो मैंने एक लाइन बताई थी, मलेरिया प्रोटोजोआ है। अभी बताया था मैंने, अभी जस्ट बताया था। टाइफाइड क्या है, जीवाणु है, जस्ट अभी बताया था। और चिकन पॉक्स ये वायरस है, छोटी माता, ठीक है। अब दाद क्या है, दाद कवक है। अगर सिंपल भी जिसको टाइफाइड मलेरिया याद हो, तो मलेरिया सी में सिंपल इतना ही देख लो ना आप, ज़्यादा क्यों सारे क्यों देखते हो, इतना ही देख लो। जिसको अभी सी मलेरिया किसको प्रोटोजोआ है, सी में क्या है, फर्स्ट है, तो सी में का किस किस में फर्स्ट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ गया। जिसको अगर मलेरिया भी याद था ना, तो देखो ए में थर्ड हमने पढ़ा चिकन पॉक्स विषाणु थर्ड किया, बी में हमने क्या किया, फोर्थ किया, सी में प्रोटोजोआ क्या है, और दाद में तो सिंपल जिसको एक भी याद रहता ना, मलेरिया प्रोटोजोआ है, तो वो भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, इतना याद रखना था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये टीकाकरण से संबंधित है। जिससे देखो वैक्सीन मतलब टीकाकरण, टीका लगवाना, तो वैक्सीन किस किस के, तो किस किस वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता, कि ऐसा कौन सा रोग है जिसको अगर जो हो जाए ना, तो उसको भी वैक्सीन के द्वारा भी नहीं सही किया जा सकता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो चेचक छोटी माता, इसको विटामिन के द्वारा वो इसका टीका होता है, सिंपल है। स्कर्वी तपेदिक, इसका भी टीका होता है। हेपेटाइटिस, इसका भी टीका होता है। स्कर्वी का नहीं होता, ये विटामिन सी की कमी से होता है भाई, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला देखो, देख लेते हैं हम, अगर एनसीईआरटी ने देखो लिख भी रखा है, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की, तो टीका वैक्सीन से संबंधित है, पढ़ोगे। मर्त तथा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रतिरक्षी तब से हमारे शरीर में हमेशा के लिए विद्यमान, लड़ने के लिए विद्यमान जाते हैं रोगों से, ठीक है। तो वैक्सीन क्यों दी जाती है, ताकि वो रोग से लड़ सके। तो इसमें देखो हैजा है, 6 है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, तीनों है, हैजा 6 चेचक हेपेटाइटिस। ऑप्शन क्या क्या अपने पास, चेचक है, हेपेटाइटिस टीका है मैंने बता दिया, और तपेदिक टीका है। तो स्कर्वी नहीं है, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, इसका स्कर्वी आएगा। कहीं से नहीं उठा, डायरेक्ट यहाँ से उठाए, देखो ये पूरी लाइन उठा ली ऐसे कैसे, हैजा चाहे अन्य बीमारी वैक्सीन के द्वारा होती है, और ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा लिया। और किसका है ये है 8th क्लास का साइंस का। तभी तो बोलती है कि अगर 10वीं का अगर लेवल का क्वेश्चन है, 10वीं तक की अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 10वीं का ही आप साइंस उठाओ, 8वीं 9वीं 10वीं का ही उठाओ, सिंपल वहीं से उठा के ऐसे लाइन दे रही है। तो ये पाठ्यपुस्तक मंडल है 8th क्लास साइंस की, ठीक है, उदयपुर वाले के लिए, ठीक है। तो उदयपुर वाले क्या है, उदयपुर बना था पाठ्यपुस्तक मंडल, ठीक है, 8वीं क्लास से संबंधित। तो ऐसे कैसे उठाना, तो 8वीं को पढ़ लिया करो, ज़्यादा भारी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन यह भी हमने पढ़ लिया है, फिर भी देख लो, तो क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन को मैं नहीं थोड़ा सारे लेके आया हूँ। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, मतलब जो वायरस नहीं है, तो चिकन पॉक्स, खसरा और पोलियो, ये क्या हैं, ये वायरस है तीनों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वायरस नहीं है, तो ये क्या, ये जीवाणु है। अभी हमने पढ़ा है टाइफाइड हैजा जीवाणु होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में। तो मैं इंग्लिश वाले में जैसे क्वेश्चन निकालूँ पॉज करके फिर देख लेना, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर देख लिया करो हिंदी में। सभी प्राकृतिक रंध्रों, देखो ये ऑलरेडी दे रखा है एनसीईआरटी में, पढ़ोगे तो, ठीक है। सभी प्राकृतिक रंध्रों से स्त्राव और कपकपी होना निम्नलिखित में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है। तो ये याद रख लेना, एंथ्रेक्स ये रोग होता है ना, तो क्या होता है, रंध्रों से रक्त स्त्राव होता है और कपकपी होना शुरू हो जाती है शरीर में, तो ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और लगभग आता ही है ये, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो भाई, मैं हिंदी में करा रहा हूँ। कि नेत्र के दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये काफ़ी बार आ चुका है, दूरदृष्टि दोष। इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको।
कभी नहीं भूलोगे आप। एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये होता है उत्तल, ये होता है अवतल, ट्रिक बताऊंगा मत टेंशन, और ये होता है द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। हाँ, द्विफोक्सी होता है। अब याद करने का तरीका क्या है वो देख लो आप। देखो दूर में कितने शब्द हैं, 2 हैं, दूर है 2 शब्द हैं इसमें, और निकट में क्या है 3 शब्द है, निकट है 3 है। उत्तल में कितने हैं 3 है, उत्तल है, और अवतल में कितने हैं अवतल 4 शब्द है। तो जिसके बड़े शब्द होंगे वो बड़ा लेंस लेगा। सिंपल, मैं तो ऐसे याद किया हूँ, 10वीं से याद किया हूँ, आज तक नहीं बोला। देखो निकट में 3 है, दूर है, और निकट में बड़ा कौन है, निकट 3 शब्द है इसमें, तो ये अवतल, उत्तल में बड़ा कौन है, उत्तल है, अवतल है 4 वाला, तो ये 4 का इसमें जाएगा। ऐसे याद करता हूँ मैं। दूर में 2 हैं, उत्तल में 3 है, सिंपल है। तो छोटा शब्द वाला छोटे के पास जाएगा। उत्तल अवतल में छोटा कौन है, उत्तल है, तो दूर और निकट में दूर छोटा है, तो दूर उत्तल को ले जाएगा, निकट अवतल को लेके जाएगा। और जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी होता है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि द्विफोक्सी होता है। ये भी काफ़ी बार पूछता है। अगला क्वेश्चन से बात कर लेते हैं हम। पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध स्रोत है, किस किस का होता है, अंडे में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। असंतृप्त वसा भी युक्त होता है, लोहा और फास्फोरस भी होता है एक समृद्ध तरीके से देखा जाए तो, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। तो याद देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, ए सी डी है, कहीं है तो ए है, सी है, और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लोहा आयस्क भी पाया जाता है। अब पाया तो सभी जाता है, इसने बोला समृद्ध कौन कौन से, तो समृद्ध प्रोटीन का तो है ही, लोहा और फास्फोरस का भी है, और कार्बोहाइड्रेट का भी है, ठीक है। तो प्रोटीन का ए किस किस में है, जिसमें ए नहीं है ना वो कोई काट दो, तो ये तो इसमें ए है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। तो ए और डी, डी में क्या कार्बोहाइड्रेट है, और ए बी सी असंतृप्त वसा का है। अगर मेन बात करें तो ए डी होगा इसमें, लोहा और फास्फोरस भी है और वसा का युक्त भी है, लेकिन ए डी है क्योंकि इसमें मुख्यतः इसने समृद्ध पूछा है, तो ए और डी है इसमें पोषण की दृष्टि से अंडा, ठीक है, ए और डी आएगा। अगला क्वेश्चन से देख लो, ये हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी, संक्रामक है, संक्रामक रोग के बारे में जो फैलता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जस्ट चिकन पॉक्स, माता, छोटी माता बोलते हैं, ये बिल्कुल संक्रामक रोग है, ये संक्रामक है, ठीक है। तपेदिक, ये भी टीबी, टीबी मतलब होता है कि वो कहते हैं ना टीबी मरीजों के पास नहीं बैठने से जो खांसते हैं तो खांसने से हो जाती है टीबी, तो ये टीबी है, ये भी संक्रामक है, ठीक है, ये भी संक्रामक है। मधुमेह, डायबिटीज़, डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो बी और डी नहीं है, ठीक है। तो बी और डी देखो ऑप्शन इसमें है, ओके। अगर आपको इतना पता होता है कि टीबी होता है ना, टीबी क्या होता है, संक्रामक रोग होता है, तो जिसमें इसने बोला कि संक्रामक रोग हैं, ओ सॉरी इसमें रोग हैं ये पूछा इसने, है ना, तो ये गलती हो गई आपसे, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो रोग हैं, तो रोग कौन कौन से हैं, ए है, बी डी, और जिसमें क्योंकि कैंसर संक्रामक रोग नहीं है तो बी डी जिसमें काट दो, तो इसमें डी है तो ये तो होगा नहीं, और जिसमें बी है ये भी होगा नहीं। अब ए सी ई और बी डी है तो इसमें डी है, ये भी नहीं होगा, तो ए सी ई होगा, ये ही होगा ऑप्शन, क्योंकि कैंसर और मधुमेह क्या है, ये असंक्रामक रोग है, ठीक है। तो ए सी ई और ये तीनों होगा, ठीक है। तो ये ऐसे काटना सीखो, उल्टा चलना सीखो। देखो ये संक्रामक रोग मैंने देख लिया, अभी पढ़ा है जस्ट अभी, इसमें तो क्या है कि हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, सर्दी जुकाम, ये संक्रामक रोग हैं, और कैंसर और जोड़ों का दर्द ये असंक्रामक है। देखिए अभी हमें कैंसर नहीं लिया है, देख ले बी ऑप्शन नहीं लिया, ए सी ई लिया है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। अब क्वेश्चन अगला, ऑपरेशन फ्लड है, ये तो सिंपल इतना याद रख लेना, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये 1970 में दुग्ध क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो वाइट क्रांति इसे बोलते हैं, वाइट क्रांति,
श्वेत क्रांति बोलते हैं इसे, वाइट क्रांति या श्वेत क्रांति। 1970 में स्टार्ट हुआ था, तो दूध से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं, जो वायु से फैलते हैं? ठीक है, तो देखो कैंसर तो अभी बताया था, कैंसर नहीं फैलता है, तो जिसमें सी ऑप्शन है उसको काट दो, वायु द्वारा संचरित। तो सी तो क्या है इसमें, एक तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ए बी और ए डी होगा ऑप्शन। ए में क्या है, तपेदिक टीबी होता है, वायु से फैलता है, ए तो होगा। अब बी और डी की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा और डी पोलियो। तो पोलियो नहीं है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये खांसी से होता है, ये खांसी से संबंधित होता है, तो ए बी होता है। पोलियो का तो पोलियो कभी भी वायु द्वारा नहीं फैलता है। ये पोलियो किससे फैलता है, भोजन से, दूषित भोजन और मल मूत्र के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो पोलियो नहीं फैलता है, तो ए और बी ऑप्शन आएगा अपने पास, ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये पढ़ लेना, आप खुद से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से उठाया मैंने, पूछ लेगा कभी भी, पढ़ लेना कि 6 रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। 6 रोग ये पूछता है कई बार, काफ़ी बार आ चुका है ये। हैजा विब्रियो कोलेरा के द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेल टाइफी द्वारा होता है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है, ये भी पूछ लेता है कई बार। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर के द्वारा फैलता है, सर्दी जुकाम राइनो वायरस के द्वारा फैलता है, सर्दी जुकाम का तो याद ही रख लेना। और मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा, तो ये याद रख लेना एक बार सिंपल। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ इसको, और आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ले लेना इसका। ओके, अगला पे चलता हूँ मैं, जल्दी चलता हूँ। देखो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, गलगंड रोग, घेंगा रोग तो विटामिन डी आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन डी नहीं आयोडीन की कमी से होता है गलगंड रोग। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें ऑलरेडी दे रखा है, ये पढ़ ही लेना। देखो गलगंड ये रहा, आयोडीन की कमी से कारण होता है, अभी हमने पढ़ा है। देखो आयोडीन की कमी से होता है गलगंड रोग। आहार में किस तत्व की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीएम, इसके कारण वृद्धि मंद हो जाती है, और संक्रमण होने पर अतिसार डायरिया होता है, दस्त, निर्जलीकरण, दस्त होंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो निर्जलीकरण तो होगा ही। रक्त की कमी, एनीमिया होता है, लौह तत्व की कमी, अपने पास आया था शुरू में, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए तो एनीमिया के बारे में मैंने बताया था, लौह तत्व की कमी से होता है। वो क्वेश्चन था कुपोषण, और उसमें आंसर था कैंसर, अगर पढ़ा हो तो कुपोषण मैंने बताया था, लौह तत्व की कमी, एनीमिया से। ठीक है, और विटामिन ए की कमी के कारण होता है अंधापन, आँखों का विटामिन ए, जिसे रतौंधी बोलते हैं। और विटामिन डी की कमी से देखो रिकेट्स होता है विटामिन डी, और कैल्शियम की कमी आ जाती है विटामिन डी से। और आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, गलगंड, थायराइड का होना, तो ये याद रख लेना। गलगंड जिसे घेंगा बोलते हैं, गलगंड को क्या बोलते हैं, घेंगा। ओके, अगली बात कर लेते हैं, वो संक्रामक के बारे में आ गया। तो संक्रामक रोग नहीं है, सिंपल है, कैंसर नहीं है, बाकी सभी हैं, हमने देखा हुआ ये क्वेश्चन। अब आता है रेबीज के बारे में। रेबीज कुत्ता काटता है ना, उसे बोलते हैं। तो रेबीज क्या है, एक प्रकार से अगर पढ़ा हो तो आपने, रेबीज क्या है, विषाणु, रेबीज वायरस होता है। देखो इसमें रहा, ठीक है, पढ़ लो। रेबीज वायरस संचरण है, जो कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया, जिनके लार में रेबीज होता है, तो लार में होता है, कुत्ते के काटने से है ना 16 इंजेक्शन लगते हैं, पढ़ा हो कभी आपने, तो ये होता है इनके लार में होता है, जीव की, लोमड़ी, भेड़िया, बंदर में। तो वायरस जनित है, तो वायरस ही क्या है, मैंने भी विषाणु, वायरस, हिंदी में पढ़ लो अगर ज़्यादा दिक्कत हो। बी ऑप्शन में देखो, बी वायरस ही है, वो हिंदी में विषाणु बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, ये उन खाद्य समूह की पहचान करें जो संतुलित आहार बनाते हैं, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। विटामिन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा और रेशे भी होते हैं, संतुलित आहार बनाते हैं। तो जिसमें ए है, ए किस में है, ए में है और सी में है, इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं ए, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट है, बी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, वसा और खनिज है, तो ये है।
तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सभी हैं, तो इसमें विटामिन बी है। ओके, ऑप्शन है। देखो ये पढ़ लेना अच्छे से। विटामिन ए दूध, हरी सब्जियां, गाजर में होता है। विटामिन बी दूध, दाल, अंडा होता है। विटामिन सी भी नींबू, संतरा, ये कभी पर पूछ चुका है। विटामिन डी सूर्य की किरण के द्वारा होता है। विटामिन आटे का चोकर होता है, हरी सब्जियों में होता है। विटामिन के सोयाबीन में होता है। तो ये बार अच्छी से दृष्टि डाल देना, पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है विटामिन बी किस किस में होता है, दाल, गाजर, पपीता, ऐसे दे देगा तो याद रख लेना, सोयाबीन, फलों इनमें होता है। एक ये पढ़ लेना, रफेज क्या है। रफेज होता है जो भोजन को रसीलादार, और रसीला नहीं, वो लार युक्त बनाता है। पढ़ लेना, रफेज भोज्य पदार्थ के पाचन में सहायता करते हैं। लार के द्वारा चिपचिपा नहीं होता है, इससे भोज्य पदार्थ आंतों में चिपता नहीं है, ठीक है। जल को अवशोषित करता है। रेशे शरीर में ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित होती है एवं डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। तो ये पूछ देगा डायबिटीज किसके कारण रोका जा सकता है, तो रफेज, रेशे के द्वारा। रफेज या रेशे, और ये रेशे क्या काम करते हैं, ये रेशे लार युक्त बनाते हैं भोजन को। देखो इसमें रेशे फाइबर युक्त होते हैं। और किस किस में पाया जाता है फाइबर, अनाज जैसे मक्का, राजमा, दालें आदि में होता है। सेब, नाशपाती, अमरूद फलों में होते हैं। इनके छिलकों सहित खाएं तो इनमें फाइबर अधिक होता है। फाइबर को बोलते हैं रेशे युक्त। सूखे मेवे, मूंगफली में भी फाइबर अच्छे होते हैं। मैदे की जगह आटे का प्रयोग करना चाहिए अगर फाइबर चाहिए तो आपको। ब्राउन राइस और ओट्स का सेवन करना चाहिए रेशे युक्त के लिए, ठीक है। अपने पास एक क्वेश्चन है, और ये है, ये शायद हाँ 8वीं क्लास की साइंस से है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये लाइन 2 है। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये पूछ लेगा। तो ये इसमें देखो ये ऐसे कैसे क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर पढ़ पा रहे होंगे, प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। देखो ये रहा, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, उसने कि वो चैप्टर के पीछे दे रखा था वो क्वेश्चन, तो मुझे अच्छा लगा। तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों में एमिनो अम्लों के अणुओं से बनते हैं। तो प्रोटीन ये भी याद रखना, एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल है, ठीक है। और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। देखो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन, ये रहा है। तो ये अपनी थी पूरी कंप्लीट सीरीज। किसकी थी, अगर बात करें तो पोषक तत्वों से संबंधित है सभी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ये एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस है। ये राजा पुस्तक मंडल के द्वारा, राजा पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा लिया गया है सारा सॉल्यूशन। ये अच्छा है, ठीक है। अगले चैप्टर में जैसे धातुएं लेंगे तो धातु को पूरा कंप्लीट लेंगे। सभी क्वेश्चन कौन से थे, प्रीवियस क्वेश्चंस थे। देखो जिसमें सभी, देखो ई ऑप्शन आ दे रहा है सभी में। अगर मुझे बनाना होता तो मैं ई क्यों डालता ऑप्शन, ठीक है। तो सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, देख लेना। क्लास अच्छी लगी तो आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और जुड़ जाए चैनल। यहाँ से जीएस के बारे में आपको सब कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे। इस ऐसे ही सीरीज सॉल्यूशन आते हैं ऑथेंटिक जानकारी के साथ, एनसीईआरटी बेस के आधार पर, पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा जो पुस्तकें जारी की गई उसके आधार पर ही सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। कोई गाइडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है सामान्य जीके के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए तो ठीक है, जीके के लिए नहीं, सामान्य ज्ञान के लिए तो काफ़ी है। एक क्लास ही काफ़ी है पोषक तत्व और रोग से संबंधित, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक धातु लेकर आऊँगा अगले में। तो वही प्रीवियस क्वेश्चन और अपने ये ऑथेंटिक एनसीईआरटी बेस जो भी ऑथेंटिक जो सोर्स हैं वो लेकर आऊँगा, ठीक है।